नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू DICS। आज हम बात करेंगे संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज कुछ इस तरह से दिख रहा है। प्लीज़ वॉच इट केयरफुली और इसको हम और ज़्यादा डेप्थ में एनालाइज करेंगे। राइट। और संडे साइंस के साथ साथ कुछ दो तीन और मुझे एनवायरमेंटल न्यूज़ जो दिखी है उसको भी हम अब कवर करेंगे। राइट। तो ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव बन सकता है। यूपीएससी इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लेती है। सो मेक श्योर यू पे गुड अटेंशन एंड मेक श्योर यू मेक नोट आउट ऑफ इट। क्योंकि अगर हमने नोट नहीं बनाई या तो फिर अच्छे से अटेंशन नहीं दिया तो एक बार आप पढ़ तो लोगे, बट जब रिवाइज करने का टाइम होगा या तो फिर कोई टेस्ट सीरीज में रिकॉल करने का टाइम होगा तब आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा। सो फिर उसके लिए हमें और ज़्यादा रिवाइज करने के लिए अच्छे से नोट्स बनानी पड़ेगी। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। जो आज का जो करंट अफेयर जो सबसे पहला है, इट इज़ अबाउट नीला कुरिंजी सेंचुरी। अब ये जो नीला कुरिंजी सेंचुरी है वो एज सच किसके साथ रिलेटेड है? तो ये तमिलनाडु के साथ रिलेटेड है। अब यूनियन गवर्नमेंट ने 2006 में ऐसा बोला था कि हम नीला कुरिंजी सेंचुरी एस्टेब्लिश करेंगे, जो किसको बचाता है? नीला कुरिंजी फ्लावर्स को बचाता है। तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नीला कुरिंजी फ्लावर्स है क्या। तो ये जो नीला कुरिंजी फ्लावर्स है वो केरला तमिलनाडु में ग्रो करते हैं। और अगर आपको पता हो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो वहाँ पे भी वो ग्रो करते हैं। तो वहाँ पे ये जब ग्रो करेंगे तो मोस्टली दे आर फाउंड इन शोला श्रब फॉरेस्ट। कहाँ पे ये मिलते हैं? शोला श्रब फॉरेस्ट में मिलते हैं। अब जो शोला ग्रासलैंड है या तो फिर शोला फॉरेस्ट है, वो भी एक यूनिक फीचर है। तो आपको उसके बारे में भी थोड़ा कुछ जानकारी होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ वहाँ पे एक एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है जिसका नाम है नीलगिरी ताहर। क्या नाम है उसका? नीलगिरी ताहर। वो एक गोट एंटेलोप है। तो वो भी हमारे लिए एंडेमिक स्पीसीज है और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है एज फार एज द यूपीएससी प्रिलिमिनरी इज कंसर्न्ड। अब यहाँ पे ऐसा है कि गवर्नमेंट ने 2006 में तो बोल ही दिया कि हम ये एक सेंचुरी को डिमार्केट करेंगे। अब ये सेंचुरी को क्यों डिमार्केट करते हैं? ताकि हम नीला कुरिंजी फ्लावर्स को बचा सके। अब ये जो नीला कुरिंजी फ्लावर है उसकी एक अच्छी बात ये है या तो फिर यूनिक फीचर ऐसा है कि इट ब्लॉसम्स एवरी 12 ईयर्स। तो ये 12 साल में एक बार ब्लॉसम करता है। और वहाँ की एक ट्राइब का नाम है जिसका नाम है पालियान ट्राइब। सो पालियान ट्राइब यूजेस दिस फ्लावरिंग पैटर्न टू कैलकुलेट देयर एजेस। तो ये एक ना एक रेफरेंस पॉइंट की तरह ले लेते हैं कि जब जब ये ग्रो करेगा तो वो 12 साल होगा। तो ये पूरी जो एक ग्रोइंग साइकिल है उसको एक रेफरेंस की तरह लेते हैं सो दैट दे कैन कैलकुलेट देयर एज। राइट। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्रिवियल न्यूज आपका हो गया। प्लस ये जब फ्लावर जब भी ब्लॉसम करेगा तो उसका जो समय है वो समय कौन सा रहता है? वो सितंबर से अक्टूबर रहता है। सितंबर से अक्टूबर। सो मेक श्योर आपको ये छोटी छोटी न्यूज़ पता हो या तो फिर छोटे छोटे ये नुआंसेस उसको पता हो। तो लास्ट ये कब ब्लॉसम हुआ था? तो लास्ट ब्लॉसम हुआ था 2018 में ब्लॉसम हुआ था। तो अब मुझे बताइए कि नेक्स्ट ये कब ब्लॉसम होगा। राइट। प्लीज राइट इट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन। तो नीला कुरिंजी फ्लावर अब न्यूज़ में ऐसा है कि जो मुन्नार के आसपास ये हम सेंचुरी बनाने वाले थे वो अभी तक पेपर पे ही रही है। उसको अभी तक हमने कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अब आई होप कि हम जल्दी से उसको कन्वर्ट कर दे और फिर जाके उसको हम प्रोटेक्शन अच्छे से दे पाए। राइट। एंड इट हैज़ ऑलरेडी बीन लिस्टेड एज अ प्रोटेक्टेड प्लांट इन केरला। राइट। तो ये करंट अफेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। जो सेकंड करंट अफेयर है, इट इज अबाउट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि कोई भी अर्बन प्रोजेक्ट आप एस्टेब्लिश करो उसके पहले एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो जाना चाहिए। अब एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में यू मस्ट बी नोइंग कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कुछ ड्राफ्ट दिया था और फिर उसमें पब्लिक हियरिंग का पोर्शन जो था वो कुछ उसमें भी अमेंडमेंट डाले थे। Many of the critic criticized that, many of the people they celebrated that. So अभी भी वो पूरा कुछ चलता रहता है। तो जब उसका प्रॉपर पब्लिक हियरिंग हो जाएगा या तो फिर पब्लिक ऑडिट हो जाएगा तब जाके हम उसको कमेंट्स करेंगे। अभी तक जो है हम 2006 की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से चलते हैं। राइट। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो हमारा प्रीलिम से ज़्यादा मेंस में बहुत ज़्यादा काम में आता है। मेंस का एक सेपरेट टॉपिक हो जाता है कि भाई एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इट्स नुआंसेस एंड इट्स फीचर। सो प्लीज़ रीड इट केयरफुली। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन, हम उसको तुरंत ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर जो हमारा करंट अफेयर है, इट इज़ अबाउट डीप वाटर सर्कुलेशंस दैट आर हैपनिंग इन इंडियन ओशन एंड अक्रॉस दी अदर ओशंस। अब साइंटिस्ट ने क्या किया है कि कुछ डेटा के साथ उन्होंने
एक से पहले मतलब समझ लीजिए कि 1000-2000 साल पहले जो होने वाले जितने डीप वाटर ओशन सर्कुलेशन थे उसको रिक्रिएट किया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है, ताकि हमें पहले की डेटा पता चले और नया डेटा पता चले। तो न्यूज़ में ऐसा है कि ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जो है, जो इक्वेटर से पोल पे जाता है और पोल से वापस इक्वेटर पे आता है। तो ये जो पूरा सर्कुलेशन है वो कैसा होता है कि पहले इक्वेटर से सरफेस पे रहेगा और पोल पे पहुंचेगा और पोल से डीप डाउन जाएगा और इक्वेटर पे वापस वो अपलिफ्ट होगा। तो ये जो डाउनवेलिंग एंड अपवेलिंग की पूरी जो प्रोसेस है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक तो सबसे पहले ये हीट डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है। किसमें? हीट डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है। तो अर्थ का जो ये हीट बजट है उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमें हेल्प करता है। और सेकंड ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को भी मैनेज करता है। कैसे? तो ये इंटरेस्टिंग बात है। तो चलिए वो पहले देख लेते हैं। एक सेकेंड। हम्म, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बैलेंस आउट करता है? तो एक टेंडेंसी ऐसी है कि जब भी कोई भी कोल्ड वाटर रहता है तो वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है। तो जब भी CO2 को एब्जॉर्ब करेगा तो वो बनाएगा वीक कार्बोनिक एसिड। क्या बनेगा? वीक कार्बोनिक एसिड बनाएगा। और जब भी वाटर वार्म रहता है then it releases CO2 back into the atmosphere. So the more water is colder, it will absorb more CO2. The more water is warmer, it will release the CO2. And this is how the equator becomes carbon source for us and the pole water becomes carbon sink for us. तो ये आपको पता होना चाहिए। और इस तरह से ये पूरा हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का बजट है या तो फिर हीट का बजट है उसको वो बैलेंस आउट करता रहता है। नाउ करंट अफेयर में ऐसा है कि जो हमारा एंटार्क्टिक ओशन के अंदर का जो बॉटम वाटर है उसका हमें पर प्रॉपर स्टडी नहीं है। अगर हमारे पास प्रॉपर स्टडी नहीं है तो 1000 साल पहले या 2000 साल पहले वहां पे सर्कुलेशन किस हिसाब से होता होगा उसकी तो हमें बिल्कुल जानकारी है ही नहीं। तो फिर गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च जो हमारा सेंटर है गोवा में, उसने क्या किया कि जो भी हमारे अभी तक फिलहाल जो इंडियन ओशन के करंट है या तो फिर अटलांटिक ओशन के नॉर्थ अटलांटिक ओशन के करंट है उसमें डीप ओशन में जितने जो भी करंट है उसकी कुछ उन्होंने पैटर्न बनाई और पैटर्न के हिसाब से जो अंटार्कटिक के बॉटम वाटर है या तो फिर 1000 साल पहले होने वाले जो इंडियन ओशन में बॉटम वाटर के करंट है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का ट्राई किया है और उसके ऊपर अभी फिलहाल रिसर्च चल रहा है। राइट। एंड राइट नाउ इट इज ऑल अनटेस्टेड बिकॉज द लैक ऑफ एडिक्वेट डेटा। अब इसके साथ साथ दूसरा जो हमारा करंट अफेयर निकल के आता है वो है AMOC सर्कुलेशन एंड इट्स हॉल्टिंग। अब ये जो AMOC है वो क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है एटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। क्या है उसका फुल फॉर्म? एटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अब ये जो AMOC है वो स्लो डाउन होता जा रहा है। वो क्यों स्लो डाउन होता रहा है वो देखते हैं। तो ये ध्यान से देखिए इस इमेज को। ये जो इमेज है उसमें ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है वो क्या है? वो कोल्ड वाटर करंट है। और उसके सामने अगर जो आपको जो रेड लाइन दिख रही है वो क्या है? वो सरफेस करंट है या तो फिर उसको हॉट वाटर करंट कहा जाता है। अब ये पूरा हीट बैलेंस मैनेज कर रहा है। और ऐसा है कि 1000 साल में पूरी जो एक जो बूंद यहाँ पे थी वो बूंद पूरी पूरी सर्कुलेट करके वापस अपनी जगह पे आएगी। वो कितना टाइम लेती है? जनरली 1000 ईयर ले रही है। बट ये जो सर्कुलेशन है वो अब स्लो डाउन होता जा रहा है। क्यों स्लो डाउन होता जा रहा है? क्योंकि ये जो पोल का जो पानी है वो पोल का पानी अच्छे से ठंडा नहीं हो रहा, वो वार्म होता जा रहा है। जितना ही पानी ठंडा होगा उतना वो नीचे से धक्का देता है। जितना वो धक्का देगा उतना ये जो सर्कुलेशन है वो रैपिडली चलेगा। बट ये पोल का पानी वार्मर होता जा रहा है और इनफ धक्का वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। जो टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए वो टेम्परेचर का डिफरेंस प्रॉपरली हमें मिल नहीं पा रहा। सो दैट्स वाई नॉर्थ एंड इक्वेटर का जो वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस है वो धीरे 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 लोअर होता जा रहा है। और जितना टेम्परेचर लोअर होता जाएगा उतना AMOC स्लोअर होता जाएगा। सो राइट। तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया। राइट। ओके। तो ये हमारा उसके बाद का करंट अफेयर था। फिर अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है जोशी मठ। आप सभी को पता होगा कि जोशी मठ में क्या हो रहा है। जोशी मठ में हो रहा है लैंड सब्सिडेंस। वहां की जो लैंड है वो धीरे 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 सब्सिडेंस हो रही है या तो फिर नीचे धसी जा रही है। और वो कैसे धसी जा रही है, क्यों धसी जा रही है, उसके बारे में हमें पूरी ये चर्चा करने की जरूरत है। तो चलिए एक के बाद एक देखते जाते हैं।
सबसे पहले न्यूज में ऐसा कहना है कि जो हिमालयन डेवलपमेंट है इट इज द मेजर रीजन फॉर हिमा जोशीमठ सब्सिडेंस। क्यों? क्योंकि बैक इन 15 years मिश्रा कमेटी ने ऐसा बोला था कि जो हिमालय का डेवलपमेंट हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है और हमें वो साइंटिफिक वे में करना चाहिए, कुछ एक सस्टेनेबल वे में करना चाहिए। अभी तक जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो वो हैफेजार्ड है और अनसस्टेनेबल वे पे है। तो सबसे पहले ऐसा था कि जोशीमठ जो टाउनशिप है वो पूरी किसके ऊपर बनी हुई है, तो वो जो हमारे पहले के अर्लियर लैंडस्लाइड के जितने रेसिड्यूज थे और डेब्रीज थे उसके ऊपर बनी है। तो एज सच ये इतना स्ट्रांग नहीं होगा, वो पहले से ही कैसा होगा, हल्का सा लूज होगा, क्योंकि उसकी हिस्ट्री में ही क्या है, लैंडस्लाइड है। उसके साथ साथ अभी फिलहाल हम क्या क्या करते जा रहे हैं, हम वहां की एनर्जी नीड को कैटर करने के लिए और ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए वी हैव इनिशिएटेड मेनी स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उसमें से एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तपोवन एंड ऋषिगंगा के ऊपर है। फिर उसके साथ हम टनलिंग कर रहे हैं ताकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी हमें मिल सके। रोड के वाइडनिंग कर रहे हैं सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को पुश कर सके और जो सप्लाई चेन है उसको अच्छे से रीइंस्टेट कर सके। एंड दैट्स वाई वहां पे बिल्डिंग्स का क्या होता जा रहा है, मशरूमिंग होता जा रहा है, सो दैट बिल्डिंग एक नहीं, एक के साथ 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 बिल्डिंग साथ में बन रही है। एंड उसमें से एक जो इनफेमस एक 7 स्टोरी बिल्डिंग और 7 स्टोरी होटल थी जिसको अभी हम डिसमेंटल कर रहे हैं। क्या आपको उसका नाम पता है क्या? अगर नाम पता हो तो प्लीज राइट इट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन। और धीरे धीरे वो सारी कुछ चीजें, सारा कुछ डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास जो ग्रीन कवर है उसको हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या नुकसान है वो आपको पता ही होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज ज्वाइन आवर एनवायरमेंट सेक्शन, उसमें हम उसमें डिटेल में बात कर रहे हैं। फिर ये लैंड सब्सिडेंस है, वो रीजन क्या क्या है, तो रीजन ऐसा है कि शायद ये 2021 में जो फरवरी में धौली गंगा रिवर में और ऋषि गंगा रिवर में जो एवलांच आया था, या तो फिर आप कह सकते हैं कि वहां पे बहुत ही बड़ा रॉक का फ्लो आया था और ग्लेशियर का आइस सडनली वहां पे आ गया था। तो उसकी वजह से सबसे पहला एक ट्रिगर वार्निंग है। दूसरा ट्रिगर वार्निंग ऐसा है कि वहां पे जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तीसरा रीजन ये भी था कि 1 दिसंबर 2009 से कोई एक एक्वीफर ऐसा है कि जो लीक होता जा रहा है, जो वो भी लीक होता जा रहा है वो अंडरग्राउंड से पानी को धीरे 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 रिलीज कर रहा है और जो नीचे की जो सॉइल है सॉइल को लूज बनाता जा रहा है और सॉइल को मड़ी बनाता जा रहा है। और ये जितना मड़ी बनाएगा, जितना लूज बनाएगा, उतना ज्यादा वो हमें ऊपर का जो लेयर है वो उतना ज्यादा ढीला होता जाएगा और वहां पे सब्सिडेंस हो सकता है। और ये सब्सिडेंस की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे नीचे जोशीमठ की जो लैंड है उसके डेब्रीज की स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा वीक होती जा रही है एंड देन धीरे 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 जोशीमठ नीचे चलता जा रहा है। अब जोशीमठ का जो नीचे चलता जाना है उसमें एक रिपोर्ट अभी फिलहाल ऐसी आई थी कि जो हमारे रिमोट सेंसिंग जो देहरादून में सेंटर है उसने ऐसे ली है कि जोशीमठ इज सिंकिंग एट अ रेट ऑफ 6.5 सेंटीमीटर पर ईयर फ्रॉम द जुलाई 2022 मार्च 2022। अब ये 2 साल का डेटा ऐसा कह रहा है कि वो 6.5 सेंटीमीटर से सिंक होता जा रहा है। राइट। अब इसमें पूरा विक्टिम किसको कहा गया है, तो विक्टिम कहा गया है हमारे ग्रोथ को। अब वो जो ग्रोथ है वो क्या हम क्लीन एनर्जी के नाम पे कर रहे हैं या तो फिर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कर रहे हैं, तो उसमें जो ये हिमालयन फ्रजाइल इकोसिस्टम है वो अभी विक्टिम बन रही है। और जितना हिमालयन इकोसिस्टम विक्टिम बनेगी उतना ही हिमालय में रहने वाले जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी विक्टिम बनती जाएगी। लोकल पॉपुलेशन विक्टिम बनती जाएगी तो टूरिज्म हमारा विक्टिम बनता जाएगा। अगर टूरिज्म विक्टिम बनता गया तो हमारा इकोनॉमी भी विक्टिम बनता जाएगा। तो जिसके लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे बूमरैंग हो गए वही खत्म हो जाएगा। अगर वो खत्म हो गया तो फिर हम डेवलपमेंट किसके लिए कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसिडर कि व्हाटएवर इज डन इट इज डन विदाउट इग्नोरिंग द ह्यूमन सफरिंग, और जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक चीजें हैं उसको ध्यान में रख के हमें ये करना चाहिए। राइट। और जोशीमठ के साथ ही दूसरा ऐसा था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऐसा बोला है कि जो भी इसरो का डेटा है या तो फिर हमारे जो रिमोट सेंसिंग सर्वे सेंटर का डेटा है वो डेटा कोई भी हम मीडिया को नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि मीडिया जो है वो अपने इंटरप्रिटेशन डालती है और अपने इंटरप्रिटेशन से अगर वो मीडिया और सोशल मीडिया में फैलना चालू हो गया तो माइट पॉसिबल कि ये मिस इन्फॉर्मेशन को
पुश कर सके, और मिस इन्फॉर्मेशन को जितना पुश करेंगे उतना वहां के एक लोकल लोगों के अंदर एक भय हो जाएगा, या तो फिर आसपास के लोगों के अंदर एक भय फैल सकता है, जो एट सच जब भी हमारे ऊपर डिजास्टर आता है तो हमें पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। सो दैट इज आवर प्राइम जॉब। दूसरा, अब ये स्नैपशॉट करंट अफेयर में ऐसा है कि पहले जायंट टॉर्टस जो थे वो अफ्रीकन कॉलोनी से मेडागास्कर में गए। मेडागास्कर को उन्होंने कॉलोनाइज किया, आसपास के छोटे छोटे आइलैंड्स को कॉलोनाइज किया। तो वो उन्होंने कब कॉलोनाइज किया? तो इट कुड बी फ्रॉम द लेट इयोसीन टू ओलिगोसीन ईपॉक। अब ओलिगोसीन और लेट इयोसीन ईपॉक क्या है? तो ये जो ईपॉक है दे आर पार्ट ऑफ आवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपने सभी ने नाम एक सुना होगा जिसका नाम है गोंडवाना लैंड, या तो फिर गोंडवाना एज, फिर धारवाड़ एज, राइट। तो ये पूरा एक ज्योग्राफी का दूसरा ही सेक्शन हो जाता है, जो जिसको अभी हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बट ह्यूमन आने से पहले मेडागास्कर में कौन था? तो ऐसे ये लार्ज जायंट टॉर्टस थे जो वहां पे पूरा पॉपुलेटेड थे, बट अब धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फिर दूसरा एक करंट अफेयर में ऐसा है कि एक साल पहले टोंगा में कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, लाइक जनवरी 2022 में। तो उसकी वजह से वो वॉल्केनो इरप्शन जब भी हुआ वो 30 साल में सबसे लार्जेस्ट इरप्शन था। सो बिकॉज ऑफ दैट कुछ कुछ सिस्मिक वेव्स भी उन्होंने क्रिएट किए हैं जो एटमॉस्फेयर में भी जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि एटमॉस्फेरिक ग्रेविटी एंड साउंड वेव्स उसने मीजोस्फीयर तक स्प्रेड किए हैं, और उसका सीधा इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है? हमारे रेडियोस्फीयर में या थर्मोस्फीयर में जो होने वाले जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह है उसके ऊपर उसकी इम्पैक्ट आ रही है। प्लस धीरे धीरे वो सुनामी वेव भी क्रिएट कर रहे हैं। तो वो जब हुआ था तो उसके रिपरकशंस आज भी हो रहे हैं, और आज उसकी डिटेल स्टडी आई है जो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। बट ये जो टोंगा है वो टोंगा आया कहाँ पे? तो वो ज्योग्राफी हमें पता होनी चाहिए। तो टोंगा आया सेंट्रल पैसिफिक में। ये जो पैसिफिक में आया है तो उससे सबसे क्लोजेस्ट क्या है? न्यूजीलैंड है। फिर क्लोजेस्ट क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। और फिर यहाँ पे लैटिन अमेरिका आ जाता है, और यहीं पे ही आइलैंड आया फीजी आइलैंड, जो आपको पता होना चाहिए। तो फीजी भी एक फेमस आइलैंड नेशन है, वो भी इसके पास ही आया। तो अगर आपको पूछ लेते कि भाई क्लोजेस्ट कौन सा आ जाता है तो फीजी क्वेश्चन में है, तो फीजी को आप क्लिक कर सकते हैं। न्यूजीलैंड है तो पहले न्यूजीलैंड, फिर जाके ऑस्ट्रेलिया, फिर जाके पापा न्यू गिनी, एंड फिर लैटिन अमेरिका की कोई कंट्री आ जाए तो उसका नाम आप लिख सकते हैं। Right. So thank you very much, guys, for listening us, and please like our video, subscribe to our YouTube channel, and spread this word. तो ऐसे ही हम आपको धीरे धीरे क्वालिटी कंटेंट देते रहे जो प्रीलिम सेंट्रिक हो, मेन सेंट्रिक हो, और आपको यूपीएससी सीएससी पास करने में मदद कर सके। सो दैट बीइंग सेड, थैंक यू फ्रॉम टीआई सेड, आई एम अभिनव सा। बाय बाय।